और वह स्वयं एक किसान परिवार से आते हैं। और 2019 में उनको अपने जो उन्होंने किसानों के साथ मिल करके कार्य किया, उसके लिए पद्मश्री से वो सम्मानित भी हुए हैं। हमारे लिए बड़ा सम्मान का विषय है कि आज श्री डॉक्टर त्यागी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनका जो अनुभव है और उनका क्या किसान उनका जो अनुभव है और जो इस चिंतन से जो चीजें निकली हुई हैं और उसका हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है। डॉक्टर त्यागी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में पूरे देश के अलग अलग राज्यों के प्रांतों के विभिन्न किस कृषक, प्रगतिशील कृषक, कुछ वैज्ञानिक, इसमें गृहिणियां भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी हैं, सारे जी। उपस्थित हैं। आज 803वां दिन है, मेरे ख्याल से 802वां दिन है, जो लगातार अनवरत रूप से योग और आहार के ऊपर हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज के इस सत्र जी। में आपका स्वागत करते हुए और और आपको मैं आमंत्रित सभी को करना चाहूंगा, सभी त्यागी जी, और का स्वागत है और आपको कृपया आप आगे सत्र को सुनाएं। धन्यवाद। जी। अवध जी का माइक बंद कर दीजिए, आदरणीय भाई साहब। अवध जी। जी। हाँ, सभी को हृदय से प्रणाम। मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से पहुंच रही और अभी मैं योगार कार्यक्रम को भी देखा और बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार से प्रातःकाल में हम यदि देश में इस प्रकार का जागरण करते रहे हैं तो एक बड़ी उम्मीद जगती है। और मैं इसी सभी पुण्य कार्य के लिए आप सभी को हृदय से साधुवाद करता हूँ। आज का जो विषय है वो खेती पर चिंतन की बात है। अ, भारत सरकार ही नहीं बल्कि मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया में खेती को लेकर काफी उथल पुथल की समस्याएं, चुनौतियां, परिस्थितियां, ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे मनुष्य एक लंबे लंबी यात्रा के बाद में फिर पुनः लौटकर देखना चाहता है कि कोई गलती हो गई या कहीं पर कोई चूक हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम सभी मिलकर इस पर विचार करें। मैं संवाद के रूप में अपने किए गए प्रयासों की एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सभी से, सभी मनुष्यों से निवेदन है कि उनके कुछ प्रमुख बिंदुओं को यदि हम अपनी दैनिक दिनचर्या और कहीं ना कहीं अपने किसान भाइयों के साथ में, परिवारों के साथ में उसकी चर्चा करें तो देश एक नई दिशा में जाएगा, ऐसा हम सभी को उम्मीद है। आदरणीय पवन जी के साथ में गहरी चर्चा रही, 2 दिन साथ रहे, उसमें से बहुत सारी उम्मीदें निकली हैं। और जिस प्रकार आदरणीय स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में पूरे देश में और हर स्वास्थ्य के, जीने के हर आयाम को लेकर जिस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके लिए हृदय से बहुत बहुत प्रशंसा उनके लिए भी और सभी के प्रति कृतज्ञ भाव से। मेरा किसान परिवार में जन्म हुआ और जन्म से आर्य समाजी विचारधारा से जुड़े रहे, धीरे धीरे आध्यात्मिक साधनाओं के साथ भी जुड़े रहे और उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते मेरा खेती से लगाव बना रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करने के बाद पिताजी ने खेती करने की नौकरी करने के लिए मना कर दिया और कहा कि यदि या तो प्राइमरी के अध्यापक हो जाओ या फिर अपने गांव में खेती करो। तो थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी एक पिता ने कहा है, माता की सहमति है, तो माता पिता के आशीर्वाद से हम खेती करने में लग गए। और उन्हीं की पुण्य परंपरा से आज जो भी कुछ मिला है उसी को आप सबके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला, तो मैं आपको भी हृदय से साधुवाद करता हूँ। बात बहुत छोटी सी थी। 1987 में खेती करते समय ऐसा लगा कि खेती का उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो हमने ये सवाल वैज्ञानिकों से पूछा, बैंक के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि हमारा उत्पादन बढ़ा है और हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो उन सभी ने हमको इशारा किया, क्या आप खेती का हिसाब लिखते हैं या आप जो भी कुछ करते हैं उसका हिसाब लिखते हैं। तो हमने कहा ऐसा तो हम कुछ नहीं करते।
तो उन्होंने कहा कि एक बार इसका पूरा मूल्यांकन करो, इसका हिसाब जरूर लिखो। तो हमने 1985 और 86 दो वर्षों में खेती का एक मूल्यांकन किया, और उसकी जो तस्वीर उभर कर आई तो 1987 में हमने निर्णय ले लिया कि अब हम ये खेती नहीं करेंगे। तो वो क्या खेती थी? वो खेती ये थी कि उसमें सारी चीजें हम बाजार से लाते हैं। हमने ट्रैक्टर लिया हो, हमने उसके लिए ईंधन भी बाजार से लाएंगे, पुर्जा भी बाजार से लाएंगे, मरम्मत भी बाजार में होगी। हम पानी के लिए भी जो भी मशीन, पुर्जा, ईंधन, मरम्मत सब बाजार से करते हैं। रासायनिक खाद बाजार से लाते हैं, दवाई बाजार से लाते हैं, बीज बाजार से लाते हैं। तो हमको पता लगा हम तो बाजार की कठपुतली हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, पैसा तो सब बाजार में चला गया। फिर इसके बाद में दूसरी घटना घटी कि हम अपने उत्पादन को बाजार में बेचने जाते हैं, उसका उसकी कीमत भी बाजार ही तय करता है, हमारे अधिकार में वहां भी कुछ नहीं है। तीसरी बात है कि हमारे उत्पादन का जो प्रसंस्करण होता है उससे जो अच्छी चीजें बनती हैं, और उन चीजों का जो दाम है वो कई गुना होता है। हमारे गेहूं का बना हुआ बिस्कुट बहुत महंगे रेट में बिकता है, पर हमें बिस्कुट खरीदने के लिए भी बाजार में जाना पड़ता है, और फिर हमको एक उनके मनमानी के रेट पर हमको उसका पैसा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि उत्पादन करने से पहले भी हम बाजार में हैं, उत्पादन करने के बाद भी हम बाजार में हैं, और परिवार चलाने के लिए भी हम बाजार में हैं। तो भारत में भारतीय संस्कृति के पर जो प्रहार हुआ है, यूरोप के बाजारवादी मानसिकता के प्रहार के कारण ही हम लोगों ने अपनी मौलिक प्रवृत्ति से हम खिन्न हुए, कमजोर हुए, और ये एक बड़ी विडंबना थी, और खेती पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यहाँ से हमने अपनी जिंदगी में परिवर्तन के लिए कुछ आ, बदलाव करने के लिए बारे में सोचा। पूरे देश में घूमे, पूरे देश में घूम घूम कर देखा कि बहुत सारे किसान हैं जो गाय को आधार मानकर खेती करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नक्षत्र विज्ञान के साथ खेती करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अग्निहोत्र के साथ खेती करते हैं, बहुत सारे और भी अलग अलग विधाएं हैं, कंपोस्ट बनाने के तरीके हैं, कोई वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा करता है। तो पूरे देश में अलग अलग बहुत सारे किसानों के कुछ तरीके देखे, और उन तरीकों को देखने से ये विश्वास हुआ कि हम मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई रसायनों से बचने का रास्ता तो निकल सकता है, लेकिन इन तरीकों से हमारी बहुत आमदनी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं होगा। और बल्कि घटनाएं घटने लगी कि बहुत सारे कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे स्थानों पर जाकर उनमें उनकी गति बहुत ज्यादा सार्थक नहीं होती, प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होता, और इन तरीकों में कुछ परिस्थितियां भी आड़े आती हैं। जैसे नक्षत्र का ज्ञान मुझे कितना हो पाया कि नहीं हो पाया, और उसका अभ्यास करने में मुझे कितना समय लगेगा, या गौ आधारित खेती को लेकर जो भी विधाएं हैं उसमें गाय की उपयोगिता कितनी है। यदि गाय की उपयोगिता ही नहीं समझ में आएगी तो ना गौपालन समझ में आएगा, और नो ना ही गाय की जो जो समृद्ध गाय का किसान का परिवार का जो समृद्धि का आधार है वो स्पष्ट हो पाएगा। तो ऐसी अनेक चीजें जिंदगी में दौड़ती रही। 10 वर्ष का समय निकला, और फिर धीरे धीरे मेरा मिलना जो है, मैं इसी खोज में आगे बढ़ते बढ़ते एक बार अमरकंटक पहुंचा। अमरकंटक मध्य प्रदेश, आजकल छत्तीसगढ़ में एक जगह है, और ये जैसे हमारा हरिद्वार तीर्थ है ऐसे ही ये तीर्थ है। तो तीर्थ के दर्शन के रूप में भी और कुछ सूचनाएं थी वहां के बारे में, तो मैं वहाँ अमरकंटक चला गया, और वहाँ पूज्य बाबा जी आदरणीय अग्रहार नागराज जी के साथ मिलना हुआ। परमाणु की विकास क्रम व्यवस्था और पूरी प्रकृति कैसे एक समृद्ध संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है, तो तब मुझे ये लगा कि भारत में संस्कृति के ऊपर जो अध्यात्म के अंदर जो भी अनुसंधान हुए हैं, उन्हीं के क्रम में ये एक सुंदर बात है जिसको हम आज दुनिया में वैज्ञानिक तर्क के सामने भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और रख सकते हैं। तो ऐसी स्वीकृति के साथ में मैं कुछ लंबे समय तक उस पर काम करता रहा, और तब मुझे ये पता लगा कि समझना, सीखना और करना तीनों विधाएं अलग अलग हैं।
समझने में हम हर एक इकाई के बीच में और अपने अंदर होने वाली क्रियाएं और अपने अंदर होने वाली व्यवस्थाओं को समझते हैं। और जिस प्रकार से भारत में आयुर्वेद के द्वारा मणि मंत्र औषधि का एक गहरा ज्ञान भारत की परंपरा में रहा, ये हमारे ऋषियों की एक बड़ी देन रही। उसी प्रकार इसी ऋषि परंपरा में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आदरणीय नागराज जी के द्वारा भी जो हमारी अध्यात्म संस्कृति थी उस पर और आगे बढ़कर कुछ अनुसंधान हुआ और हम वैज्ञानिक तर्क के सामने खड़े होकर अपनी बात को अपनी जिम्मेदारी से रख सकें, समझ सकें, जी सकें, उसकी प्रेरणा हमको वहां से मिली। और ऐसी स्थिति में मैंने फिर खेती में उसके प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद में पता लगा कि खेती किसी भी प्रकार की लागत और तरीके से नहीं होगी, बल्कि हमको प्रकृति की व्यवस्था के संपूर्ण स्वरूप को समझने की जरूरत है कि किस प्रकार धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आपस में किस नियम का पालन करते हैं, उस नियम के पालन करने से उसमें क्या परिवर्तन आता है, वह परिवर्तन किस प्रकार से मिट्टी पर आता है, हवा पर आता है, पानी पर आता है, या जमीन के अंदर की संरचना में उसके जो जीव जानवर हैं जिसको हम स्वेदज संसार के रूप में देखते हैं, वो छोटे फंगस से लेकर बैक्टीरिया से लेकर कीड़े मकोड़ों से लेकर वो बहुत बड़ा तंत्र है, वो किस प्रकार से काम करता है और फिर उसके काम करने का ऋतु अनुसार जमीन की सतह और बाहर के वातावरण का क्या संबंध है, किस प्रकार से पेड़ पौधे पैदा होते हैं और किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से इनका परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार मैंने जो देखा उसको मैं एक छोटे से प्रस्ताव के रूप में आपके सामने रखना चाहूंगा। वो प्रस्ताव ये है कि प्रकृति में जो पहला नियम है वो पूरकता का नियम है और ऋषि संस्कृति में इसी को वसुदेव कुटुंबकम और विश्वामित्र की भावना से कामना से हमेशा देखा गया। पूरकता का क्या है? हर इकाई अपने में अपनी पूरकता के साथ दूसरी इकाइयों के साथ भी पूरकता का निर्वाह करती है। इसलिए हम पूर्णमदय पूर्णमिदम के सूत्र के साथ में पूर्णता को पाने की अभिलाषा के साथ ही साधनाओं में रत रहते हैं। तो जब मुझको ये चीजें व्यवहारिक रूप में पुष्ट होने लगी तो मैंने प्रकृति की पूरकता को देखा तो पता लगा कि धरती पूरा पोषण देती है सभी वनस्पतियों को और वनस्पतियां भी गल सड़कर जमीन की उर्वरता को बढ़ाती हैं। इस प्रकार ये जो व्यवस्था बनती है इसमें तीन बातें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं कि केवल पूरकता नहीं है, पूरकता के साथ उपयोगिता है। पेड़ पौधे धरती के लिए उपयोगी होते हैं और पशु पक्षी धरती के लिए उपयोगी होते हैं। मानव धरती के लिए उपयोगी नहीं हो पाया, इसने इसने मानव ने उपयोगिता की दृष्टि से धरती को समझा नहीं और अपनी कामना में लाभ की कामना ज्यादा रखते हुए कम देकर ज्यादा लेने की प्रवृत्ति में या त्याग और भोग की प्रवृत्ति के बीच में जो भ्रम रहे उसके कारण व्यवस्था से दूर रहा और मानव न तो धरती के साथ ही ठीक ढंग से जी पाया, न पेड़ पौधों के साथ, न पशु पक्षियों के साथ। तो आध्यात्मिक संस्कृति की प्रेरणा यही थी कि मानव इन सभी वास्तविकताओं को ईश्वर के ईश्वरीय व्यवस्था जिसको हम ईश्वर का वैभव बोलते हैं, व्यापक सत्ता के रूप में उसमें जो भी कुछ वस्तुएं हैं वो यथावत जैसी स्थिति और व्यवस्था में है उनको वैसे ही समझें, उनके साथ वैसा ही जिएं। ना तो उनको कोई उपमा देने की जरूरत है और ना ही उनकी कोई प्रशंसा करने की जरूरत है, वो तो जैसा है अपने स्वरूप में बनी रहती है। इस प्रकार पहला नियम पूरकता के सिद्धांत से पूरकता, उपयोगिता और समृद्धि के रूप में हमको समझ में आया। समृद्धि का मतलब था एक दाने से 1000 दाने पैदा करना। साथियों, ये मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा आपको कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी विडंबना थी, खेती बहुत ठीक ढंग से हो नहीं रही थी और हम किस पर विश्वास करें और किसकी बात पर विश्वास करें ये हमारी समझ में नहीं आता था। लेकिन जिस दिन हमने प्रकृति की व्यवस्था के सुंदर नियम को समझा कि एक दाने से 1000 दाने पैदा करने की सामर्थ्य केवल कृषि में है, धरती की कोई मशीन ये काम नहीं कर सकती। एक चारे को मतलब 5-10 किलो चारे को दूध में बदलने की सामर्थ्य हमारी गाय में है, पशुओं में है, तो ये सामर्थ्य किसी मशीन के अंदर नहीं हो सकती। तो जब मैं इतनी बड़ी विधा के साथ जीना चाहता हूं तो फिर मेरे अंदर की कमजोरी क्या है?
तो मेरे अंदर ये स्वीकृति आ गई कि मुझे अब प्रकृति के सहअस्तित्व को समझकर ही खेती करनी है। दूसरी बात आई कि जब सहअस्तित्व समझ में आया तो सहअस्तित्व के साथ साथ उसमें दूसरा नियम है विविधता का। विविधता का अर्थात खेत में या जंगल में कभी भी एक कोई घास पैदा नहीं होती और सभी चीजें मौसम के अनुकूल पैदा होती हैं। तो जो अनेक चीजें पैदा होती हैं, उन अनेक चीजों को हम अपनी फसल प्रणाली में सम्मान कैसे दें, इससे आपके अंदर एक बहुत बड़ी चेतना विकसित होती है। और वो चेतना यह है कि जो गेहूं गन्ना धान या एक फसल लगाने का जो हमको अभ्यास अभी इस आधुनिक खेती में हमको आदत पड़ गई है, इसके छुटकारे के लिए हमें प्रकृति के नियम को समझना होगा कि हम अपने खेत में अनेक प्रकार के अनाज, दाल, तेल, फल, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। सर म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा जी, लेफ्ट हो गए। शायद संवाद करना पड़ेगा जुड़ने के लिए। आवाज नहीं आ रही। हम जी जी वो आ जाती है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई होगी जिस कारण वो लेफ्ट हो गए हैं, कट गए हैं, या तो फोन आ गया होगा जिसके कारण भी कट जाते हैं अधिकतर। तो जब तक वो आदरणीय हमारे डॉक्टर भरत भूषण त्यागी जी पद्मश्री जुड़ते हैं, तब तक हम प्राणायाम तो कर ही रहे हैं। सभी अपना अ, अनुलोम विलोम कपाल भारती सूक्ष्म व्यायाम अपना करते रहें। और हमारे साथ उनका अभी नहीं लग रहा है, मैंने उनको फोन किया है, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कुछ कनेक्टिविटी में ज्यादा जी समस्या हो। जी तो कर रहे हैं उसको, हो आ सकता है। जाएंगे तो फिर हम संवाद को बैटरी पुनः जब तक डाउन हो मैं गई जब होगी आप बैटरी। जी हमें हाँ आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, पवन कुमार जी को, क्योंकि वो भी चिंतन शिविर में साथ ही में थे आदरणीय डॉक्टर साहब के। तो हम सबको आप मार्गदर्शन दें और जुड़ जाते हैं तो उन्हें आमंत्रित कर लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी। मैं कह रहा हूँ मैंने उनसे बातचीत की है, संवाद किया, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है। तो जब वो जुड़ेंगे, अभी बहुत सुंदर वो अपने अनुभव बता रहे थे, अपने जीवन का उनका अनुभव बहुत वृहद है। और कैसे वो खेती करते करते कैसे उन्होंने अपने जीवन में इसको समाहित किया है, बहुत सुंदर उनका चिंतन भी है। और तो इस कार्यक्रम का जो हमारा
अभी जो त्यागी जी कह रहे हैं, हमने सवाल ये है कि जो हम अनुभव आधारित जो खेती पर उन्होंने अनुभव किया, या दूसरी जगह जा करके उन्होंने भ्रमण किया, दूसरों से सीखा। वो अभी बता रहे थे जैसे अमरकंटक में कोई साधु साधु महात्मा थे, उनके पास जा करके उनके उससे उनको प्रेरणा मिली, उससे उनको एक जीवन में नया आनंद आया, और उसमें उसके आधार पर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो ऐसे हमारे ये जो अनुभव के आदान प्रदान है, जितना ज्यादा अनुभव का आदान प्रदान होगा, जितने ज्यादा सीखने की हमारी इच्छा रहेगी, शायद कभी ना कभी किसी ना किसी क्षण पर हमें लगेगा कि हाँ, ये अब हम आगे कर सकते हैं, ये काम को करते हुए हमें सफलता मिल सकती है। तो ये हमारा योगाहार कार्यक्रम में भी हम इस प्रकार से नियमित रूप से जो चर्चा कर रहे हैं। और पूर्व में भी हमने चर्चा की थी कि हम सब कुछ तो शायद जितना भी हमें मिला है, शायद सब कुछ को तो सब व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं, रुचि, इच्छा या क्षमता होती है। लेकिन जितना भी मिले, जहां से भी मिले, उसको जरूर प्रयास करना चाहिए, और उसका फिर फायदा भी जरूर हमें मिलता है। तो इस चिंतन के ऊपर जो हमारा नियमित रूप से चल रहा है, और निरंतर हमें विचारों का आदान प्रदान होता है, उसका भी एक बड़ा लाभ कई बार लोग कहते हैं, हमारे जो सहभागी हैं उन्होंने बताया है कि उनको इसका लाभ मिला हुआ है। और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से इसको हमें, इसकी जो चर्चा है, इसकी जो बातें हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के ऊपर जो हमारे अनुभव है, इसको हम जितना ज्यादा अपने जो सकारात्मक अनुभव है उसको बांटेंगे, उसका ही लाभ हमें पुनः वापस मिलेगा। जहां जहां जो जो व्यक्ति अपने अपने कार्य क्षेत्र में जहां पर भी जाते हैं, उसको इस विषय पर वो चर्चा करते हैं, तो जरूर उसको उनके साथ एक वार्तालाप की बात होती है, और एक दूसरे के विचार हैं उसको भी सुनने का अवसर मिलता है। हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि हम अपने जो जब भी हम ऐसी चर्चा करें और हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि कहे कि नहीं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में वो बिल्कुल उसके विचार दूसरे तरह के हैं, तो उनको भी वार्तालाप करते हुए इस मंच पर लाने का प्रयास करें। उनके भी विचार सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा करते हुए हम आगे प्रगति की तरफ बढ़ते हैं। और कुल मिलाकर के हमें किसी के साथ कोई बहस नहीं करनी है, ना कोई हमने लड़ाई करनी है, बल्कि हमने एक दूसरे को सुन के एक साझा रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि हमें कुछ नई चीज ऐसे व्यक्तियों से भी मिले, ऐसा भी चीजें हो सकती हैं। तो हमें अपने विचारों को बिल्कुल खुले रूप से रखते हुए आगे चर्चा जब हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमसे जरूर टकराएगा, जो कि या तो बहुत सकारात्मक होगा, या हो सकता है बहुत नकारात्मक हो। तो उनके साथ भी लेते हुए इस कार्य को हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इसका फायदा सबको मिलेगा। इस चिंतन शिविर में लोगों के जो विचार थे, और मैंने पहले भी बताया था कि ये समय हालांकि बहुत कम है, तो समय हमारे लिए बहुत कम था। लगभग एक ही दिन का हमारे पास कुल मिलाकर के समय हमें मिला प्रभावी रूप से, क्योंकि कुछ शुरुआत में कुछ गतिविधियां हो जाती हैं, कुछ अंत में समापन हो जाता है। तो जो चर्चा करने का समय था वो तो बहुत कम था, करीब आधे दिन का ही आप समझ लीजिए। उसमें हमने जो हमें चिंतन करने का, या अपनी बात कहने का, या दूसरे की बात सुनने का अवसर हमें मिला, बहुत कम समय उसका मिला। लेकिन मेरे मन में तो ये भी है कि हम 800 दिन से जो चिंतन कर रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा एक उसका एक लाभ हमें सबको मिला हुआ है। और इस चिंतन शिविर से एक सकारात्मक सोच जो है सरकार के मन में, वो चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। कि एक सकारात्मक रूप से उन्होंने जो भी प्रतिभागी है उनसे कहा भी है कि अपनी बात को वो बताएं, और साथ ही जो उन्होंने अच्छा किया है, उत्कृष्ट किया है, जिसका लाभ कई हजार लाख लोगों को हो सकता है और कृषकों को हो सकता है, उसके बारे में भी वो अपने सुझाव या विचार दें। तो ऐसे सुझाव विचार के लिए भी हमारे जो साथी हैं उनसे अनुरोध किया गया है पूर्व में भी,
कि उसको लिपिबद्ध करें संक्षेप में, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आकर के अपनी बात लिखेंगे और उसको फिर हम चर्चा करेंगे, फिर उसको अलग अलग तरीके से उसको भेजने का प्रयास करेंगे। इस चिंतन शिविर में जो अलग अलग राज्य के विभागों के प्रतिनिधि जो भी आए, इसमें उनके अपने विचार थे। कोई पुरानी सोच वाले हैं, कुछ नई सोच वाले हैं, कुछ आंशिक रूप से समझते हैं कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी और कार्य करने की जरूरत है। तो इस पर भी मैंने जब हमसे सुझाव मांगा गया था, तो उसकी जो पत्र पेटिका होती है जिसमें सुझाव मांगे जाते हैं, उस पर भी हमने ये लिखा था कि आने वाला जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो उसमें उस कार्यक्रम में चुनिंदा कृषकों को भी जरूर सम्मिलित किया जाए, क्योंकि उससे फिर हम विचारों को सीधे सुन सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रतिभागी जो कि इसके साथ जुड़ते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है या उद्यमिता का जो क्षेत्र है, उससे भी संबंधित प्रतिभागी या उससे संबंधित जो हमारे कृषक हैं, या इसके अलावा भी अन्य विभाग जो कि कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं, जैसे ग्रामीण विकास विभाग है, जो वो कृषि के ऊपर जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को भी अगर हम बुलाते हैं तो सबकी एक साझा समझ बनने की तरफ हम लोग निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। और इस तरह के कार्यक्रमों को और ज्यादा राज्य स्तर पर भी वहां पर इस तरह से चिंतन इस विषय पर भी आगे बातचीत करने की जरूरत है। और क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आपके राज्य सरकार उस पर ज्यादा केंद्रित होती है, उनके सुझाव आते हैं, उसमें उनके द्वारा उनका क्रियान्वयन होता है। तो ऐसे विचारों को, ऐसे चीजों को, ऐसे चिंतन को राज्य स्तर पर भी और यहाँ तक कि जिला स्तर पर भी इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है। जब ये चिंतन इस तरह से नीचे आएगा तो एक सामूहिक समझ बनाने की जो प्रक्रिया है उसको जो है केवल केंद्र केंद्र आधारित नहीं बल्कि जन आधारित होने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ विचार लिख करके भी दिए गए हैं और आशा है कि आने वाले समय पर और आशा क्या, हमारे कई सारे साथी हैं जो कि जिले स्तर पर इस तरह की चिंतन ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो कुछ नया नहीं है कि हम कुछ, ये बिल्कुल ही नई चीज है। हमारे बहुत सारे साथियों ने जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठ करके, स्कूल में जा करके, विश्वविद्यालय में जा करके अपने विचार रखे, तो वह इस चिंतन का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसको एक और संगठित रूप देने की जरूरत है, कि जितने भी एक व्यवस्थित रूप देने की जरूरत है। जिले स्तर पर जो भी हमारे ऐसे शीर्ष अधिकारी हैं या पॉलिसी मेकर हैं या डिसीजन मेकर हैं, और उसके साथ हमारे जो किसान हैं, वो आपस में संवाद करने का एक तरीका ढूंढने का प्रयास करें, एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें। और नियमित रूप से जो भी अवधि होती है, रोज तो शायद संभव सबके लिए नहीं है, लेकिन जब भी एक ऐसा अवसर मिलता है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, ऐसे सभी लोग एक साथ बैठ करके जरूर कुछ समय निकाल के अपने क्षेत्र में आने वाली जो समस्याएं हैं, अपने क्षेत्र में आने वाली जो जो उपलब्धियां हैं कृषकों की या विभागों की जो योजनाएं हैं, या ऐसे कार्यों के ऊपर वो खुले दिमाग से अगर बातचीत करने की व्यवस्था बनाते हैं, तो उसका निश्चित रूप से जो चिंतन का जो कार्य है, ये केवल केंद्र सरकार आधारित ही नहीं बल्कि जन आधारित होगा, जिला स्तर पर आधारित होगा। और इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे सभी जो लोग हैं उनको मिलेगा। और इस क्रम पर मुझे लगता है कि हमें जो भी हमारे साथी इस तरफ काम कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि इसके बारे में सोचें, उसके बारे में जो वो कार्य कर सकते हैं वो कार्य जरूर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इसमें केवल जो जिले स्तर के अधिकारी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारी एक इकाई है, एक जिला स्तर पर एक निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है और जिले स्तर पर कार्यान्वयन भी होता है, उसका मूल्यांकन भी होता है, तो एक समीक्षा भी होती है। तो ऐसे कार्यों को हम जब भी अवसर मिले तो इसको इस तरह से संपादित करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि उनके नेटवर्क में या उनके फोन में कुछ समस्या आ गई है, शायद इसलिए डॉक्टर त्यागी नहीं जुड़ पाए हैं। तो हम अपना संवाद को जारी रखते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए आप इस विषय पर जो मैंने अभी सुझाव दिए हैं,
उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं कि कैसे ये इसकी सार्थकता होगी कि नहीं होगी, इसको करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। और इस तरह इस विषय पर भी हम आज का जो हमारी चर्चा है उसको हम जारी रख सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि इसको हम आगे बढ़ाएं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। ओम। आदरणीय पवन कुमार सर, आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है आज एक बार कार्यक्रम में। और एक नई बात आज आपने जो बताई है, ये निश्चित दिशा देगी राज्य और जिला स्तर पर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाए। जो अभी पशुपालन विभाग या गौ संवर्धन बोर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया था चिंतन शिविर, सरकार ने मांगा था कि हमें गौ नीति बनाने के लिए क्या क्या, तो गौ सेवकों को बुलाया गया था, किसानों को बुलाया गया था, विशेष गौशाला के संचालकों को और संगठन को बुलाया गया था। इसी प्रकार का हम किसी विभाग में किसी के क्षेत्र में एक चिंतन शिविर का आयोजन करें और राज्य और जिला स्तर पर मैं तो कहता हूं कि अभी हमारे जो भाई हैं जिनका समन्वय जिला प्रशासन से है, वो जिले में अगर ऐसा चिंतन शिविर लगते हैं किसी भी जिले में, विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों से हमारे भाई बहन जुड़े हैं, जिनका भी जहां संवाद हो सके अपने, तो वो सबसे पहले अपना चर्चा करेंगे, हम संवाद करके और हम बात रखें और जिले में चिंतन शिविर का आयोजन हो। इसके बाद राज्य में हो सकता है। अपने सुझाव भी सदन में आमंत्रित हैं, जो सदन में अपना सुझाव देना चाहते हैं हम सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं, वो आए और आज आदरणीय पवन सर जी ने जो मार्गदर्शन दिया है इस पर अपना संवाद और सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय सदन। जी ओम। आदरणीय जूली बहन जी आसाम से उपस्थित हैं और जो समाज सेविका हैं और समाज के क्षेत्र में लगातार काम करती रहती हैं जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं मेरा मेहरा जी को आमंत्रित करूंगा और आदरणीय जूली बहन जी आप आए और आप सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप अपने विचार रखें, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। जी बहन जी। नमस्कार भ्राता जी, बहुत बहुत खुशी होती है योगा क्लास में जब भी कभी समय निकलता है, क्योंकि उसी समय ऑनलाइन क्लास हमारी आसाम में चलती है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि बीच उसमें कभी कभी जुड़ जाऊं, क्योंकि जो ऊर्जा यहाँ से मिलती है वो ऊर्जा का मतलब कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास में। हमारे आदरणीय पवन सर, मुनीलाल भैया, रंजना जी और सभी हमारे आदरणीय भ्राता जी, सभी से बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें और हमें सीखने को मिलती है। और आज भी हमारे आदरणीय पद्मश्री मिला भारत भूषण डॉक्टर भारत जी जुड़े थे, उनसे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिला। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा जुड़ने और लोगों को जोड़ने की योगाहार क्लास में। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन से ही सब लोग हम लोग ये सब कार्य समाज हित के लिए कर पा रहे हैं। स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपने इस व्यवहार कार्यक्रम में जो सहयोग किया है उसको भूला नहीं जा सकता है। देश और विदेश तक इस कार्यक्रम में आपने पहुंचाया है। तो अब मैं राजेश सिंह ठाकुर रायसेन जिले के जिला प्रभारी हैं और जो उत्पादन और हिसाब की बात अभी आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय कर रहे थे, तो मैं चाहूंगा आदरणीय राजेश जी अपना मार्गदर्शन जो कल विषय रह गया था उस पर भी आप जो है अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर, पतंजलि किसान सेवा समिति, जिला प्रभारी, रायसेन, मध्य प्रदेश। जी ओम, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। एक छोटा सा कार्य चल रहा है यहाँ भी रायसेन जिले में। एक बार आपको मैंने फोन पे भी अवगत कराया था कि लगभग अब 500 गांव ऐसे हैं जहाँ अपन पहुँच चुके हैं और हर गांव से 5-5 किसानों के ग्रुप भी बना रहे हैं हम लोग। और जो 5 किसान ले रहे हैं उनको अपन मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे कि हर गांव में 5 किसान अपने ऐसे रहें कि लोग देखें उनको कि भैया ये प्राकृतिक खेती पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप खड़े होकर के बात करिए। आदरणीय राजेश जी आप खड़े होकर के बात करिए, थोड़ा सा आवाज हवा की आवाज आ रही है। जी जी जी
ये अब खड़े सही होकर आ के रही बात है? करें। नहीं, खड़ा तो हूँ मैं, लेकिन हवा अब तेज सही है, आ रही खेत है। पे हूँ तो। हाँ, अब ये पेड़ के बाजू में आ गया। हाँ तो लगभग 500 गांव में 5-5 किसानों के ग्रुप तैयार कर रहे हैं हम लोगों ने हर जगह, और डेली फोन पे संवाद भी चल रहा है। तो लगभग लगभग वो जो ग्रुप अपने बने हैं 5-5 किसानों के, जिनमें से एक एक किसान तो हर गांव से ऐसे तैयार हो गए हैं और उनने अपना काम भी शुरू कर दिया है प्राकृतिक खेती पर। और अभी विजिट तो हम लोगों की नहीं हुई उनसे मिलने के लिए, लेकिन फोन पे संवाद चलता रहता है। तो इस तरह से ये काम चल रहा है। और उत्पादन की बात अगर अपन करें तो प्राकृतिक खेती में कहीं से कहीं घाटा नहीं है, सिर्फ अपन को खाद की मात्रा ये सब समझ कर देना है। जैसे मैंने एक बहुत एक प्रयोग किया छोटा सा, और वो काफी सफल रहा। तब ये घनजीव अमृत जो तैयार किया है मैंने, थोड़े हटके किया उसको। जैसे 1 क्विंटल में गाय का गोबर ले लेता था और उस पर 3 या 4 लीटर अपना गोमूत्र और 3-4 लीटर के समथिंग ये छाछ डाल देता था, और लगभग ये 10 से 12 दिन में बन के तैयार हो जाता है। इस तरह ये खाद बना के लगभग 25 से 30 क्विंटल पर एकड़ मैंने डाला उसको, क्योंकि मेरे समझ में ये बात आई कि अपन ये जीवामृत डालते हैं, लोग मात्र 1 या 2 ड्रम 400 लीटर या 200 लीटर डाल के सोचते हैं कि उत्पादन अच्छा आ जाए, तो वो संभव नहीं है। तो ये सारी चीजें देखकर मैंने जब 30 क्विंटल के समथिंग खाद डाला और लगभग 600 लीटर इसमें जीवामृत भी गया पर एकड़ के हिसाब से, तो इस साल उत्पादन जो है मेरा 25 का आया गेहूं का, और मूंग का उत्पादन जो है वो 6 का रहा एकड़ का, जो गांव में मतलब सबसे ऊपर है एवरेज। 6 से नीचे ही रहे हैं लोग, ऊपर कोई भी नहीं गए। और रेट की बात करें, जब लोगों ने देखा कि मैं कर रहा हूँ, गोमूत्र डेली ले जा रहा हूँ, खाद डेली ले जा रहा हूँ, तो गांव के लोगों ने 70% गांव के ऐसे लोग हैं जिनने मेरा उत्पाद खुद खरीद लिया। मतलब मूंग 140 रुपए किलो में आजू बाजू के पड़ोसियों ने, खेत वालों ने और गांव के लोगों ने खरीदी है। समझ लो आप, अपन मार्केट ढूंढने की बात करते हैं तो मार्केट भी अपने घर पे ही है। दूसरी चीज क्या है, अगर अपन गाय रख रहे हैं, गाय अपने पास है तो उससे एक अलग इनकम शुरू हो जाती है। मेरे पास 2 गाय हैं, एक दूध दे रही है, डेली 10 लीटर दूध आ रहा है उससे, तो लगभग 7 लीटर दूध में दे देता हूँ डेली 7 लीटर, और 60 रुपए लीटर में वो भी घर से चल जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लोग आते हैं ले जाते हैं। तो ये अलग इनकम हो गई खेती में हर जगह से। फिर इसको देख के अभी बरेली में 20-25 परिवारों की डिमांड आई कि भाई आप हमें सब्जी उपलब्ध कराएं, तो मैं सब्जियों पे काम कर रहा हूँ। लगभग लगभग 10-10, 15-15 डिसमिल में सब तरह की सब्जियां वो खुद लगवा रहे हैं, और उनने ऐसा बोला है कि हम एक बंदे को भेजेंगे और आपके खेत से सब्जी हम बुला लेंगे और यहाँ हम आपस में उसको कर लेंगे जिसको जितनी चाहिए। तो इस तरह मेरा काम चल रहा है। बहुत सुंदर। आपका आपने जो अपना अनुभव बताया और जो कर रहे हैं, आज अभी भी खेत पे हैं और रोज खेत पे रहते हैं, और यही है कि जो उत्पादन प्राकृतिक जैविक खेती में लोग कहते हैं कि उत्पादन कम होता है, तो उसका कारण आदरणीय राजेश सिंह ने बताया कि उत्पादन कैसे हमारा बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो हम जो घन जीवामृत और जीवामृत डालते हैं वो पर्याप्त मात्रा में हमारे खेत को नहीं मिल पाता है। इस कारण से हमारा उत्पादन कमजोर होता है। हमारे अनुभवी किसान भाई जुड़े हैं, मैं रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। और हमारे अनुभवी किसान इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी अपना संवाद आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर जी से कर सकते हैं। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। आदरणीय पवन सर ने जो चिंतन शिविर की बात की, हम देखते हैं कि जब भी शासन किसानों को बुलाता है तो लोग पहुंच नहीं पाते, ऐसा हम पिछले दिनों से महसूस कर रहे हैं। परंतु उसका कारण जो है वो समझने के लिए न शासन तैयार है
और ना मतलब आदेश के अनुसार काम होता है, समय के अनुसार नहीं होता। हमारा अनुभव है सन 1998 में हमने अपने जिले में किसानों को अपने यहाँ बुलाए ग्राम पलासी में, और हमने जो है कृषि अधिकारियों को अपने यहाँ पर बुलाए, जिसमें हमारे पवारखेड़ा से थे, वाल्मीकि भोपाल से थे, जिसमें आदरणीय राममोहन सिंह जी राजपूत जो स्वर्गीय हो गए हैं वो आए थे। और उन्होंने सबसे पहले हमें जो है ये शींग खाद पर चर्चा की थी 1998 में, जिस पर बहुत ज्यादा अब चर्चा हो रही है। तो सर क्या है, मई जैसे समय देखेंगे कि किसान को कब समय है, और किसान को समय के साथ हमने वहां अपने गांव में सब लोगों से चंदा लिया और उनके भोजन की व्यवस्था की। एक दिन पूरा कार्यक्रम हुआ और उससे किसानों की कमी नहीं हुई, लोग उपस्थित हुए। तो ऐसा लगता है कि किसानों को समय कब है। हम आप देखते हैं कि जैसे भागवत हो रही है तो वो उस समय पर ही होगी। ऐसा नहीं है कि कभी भी अब इस समय यदि आप किसानों को बुलाएंगे, किसान कैसे आएगा, वो अपने धान में लगा है, अपने काम में लगा, यहाँ तक कि उसको रात में भी समय नहीं मिल रहा क्योंकि रात में बिजली आ रही है। तो यदि हम समय पर ध्यान रख करके चिंतन सभा का आयोजन करते हैं तो निश्चित सफल होगा। बस इतना ही मेरा कहना था, ये हमारा अनुभव रहा है। जी ओ धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। किसानों के समय के अनुसार कार्यक्रम रखा जाए, यह आपने सुझाव दिया, ये महत्वपूर्ण सुझाव है। और कल हमारे विनय कुमार जी जो सदन में उपस्थित हैं, कल उनका हम सुझाव नहीं ले पाए थे, समय अधिक हो गया था। तो मैं सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, आदरणीय विनय कुमार जी आप आए और अपना सुझाव सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। हेलो जी। सुझाव मेरा ये था कि जो बीज का, जैसे लोग कह रहे हैं सबसे बड़ी समस्या है बीज की, महंगा बीज जी हो गया है, बोलिए। हो गया है, और लोग किसान अपने पास अब रख नहीं रहे, और सारा कुछ लगभग कंपनियों के हाथ में चला गया है। और जो बात कर रहे हैं देसी बीज की, देसी बीज जो यूनिवर्सिटियों का बीज अगर किसान अपने पास सुरक्षित रख लें, और वो तो 2-3 साल चल जाता है, तो कम से कम जो धान का है, गेहूं का है, चना का है, मटर का, मसूर का, जो काफी महंगा लोग बाजार से खरीद रहे हैं, उनको पता भी नहीं रहता कौन सा बीज है, अपना बीज सुरक्षित रख लें और उसको अगले साल बुआई करें, तो इससे एक तो उनकी लागत घटे, दूसरी विश्वसनीयता रहती है कि हमारा बीज है वो कैसा बीज है। और दूसरी चीज वही मैं जो कह रहा था बार बार कि यहाँ अपना जो जो भी फसल लगाओ उसके हिसाब से जो भी फसल सुरक्षा के उपक्रम है वो अपनाओ, अपने खाने भर का कम से कम जो भी चीजें पैदा करें वो सुरक्षित तरीके की हों, सुरक्षित तरीके से पैदा करें, वो कीटनाशी रहित हों, फफूंदनाशक रहित हों, अगर खरपतवार नाशी भी अगर नियंत्रित करते हैं तो उससे भी रहित कर लें। वो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, उनकी लागत घटेगी, और जो भी उनका उत्पाद होगा उसके प्रोडक्शन भी नहीं घटता उसमें। अगर फर्टिलाइजर कम करेंगे, थोड़ा सा वो समस्या होती है, फर्टिलाइजर बाद में धीरे धीरे कम करें, जितना कम कर सकते हैं कम करें, जीवामृत घन जीवामृत से जो भी है जितना पूरा कर सके पूरा करें, मगर ऊपर वाली समस्या से बचें। और बीज अपना सुरक्षित रखें, क्योंकि बीज की बड़ी समस्या, बीज पे लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में और बीज बीज की समस्या होने वाली है, लोग अपना बीज नहीं रख रहे, हर आदमी बाजार की तरफ उन्मुख हो चुका है। अगर उसको 250 ग्राम बीज लेना तब भी बाजार में जाता, पहले गांव में था, लौकी तोरई सब्जी वाले भी जो बीज थे लोग सुरक्षित रहते, मक्का का, धान का, गेहूं का, लोग आपस में अदला बदली कर लेते थे, और 2-3 साल बीज का नया बीज नहीं खरीदने की जरूरत होती है, सुरक्षित अगर अपना बीज रख लें। बस मेरा इतना कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय कुमार जी केवी के लखनऊ से, आपने अपनी बीज सुरक्षित करने का जो सुझाव दिया है वो सही है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि उनका मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हो। आदरणीय ऋषि कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो डॉक्टर ऋषि कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। कल उनसे संवाद जो हुआ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हुआ किसानों के बीच में, और शायद अभी आवाज नहीं पहुंच रही है डॉक्टर ऋषि कुमार जी तक। तो हमारे बीच में अन्य जी आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आपका स्वागत है, आपने हैंड रेज किया है, आप अपना बात रखें।
ओम। सभी महानुभावों को मेरा अब तक आवाज सभी पहुंच ने रही है स्वागत। जी? हाँ हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? ओम। सभी आदरणीय सदन को प्रणाम वंदन। मेरी आवाज आ रही है ना भाई जी? ओम। हाँ। जी कल आई। बहुत चर्चा हो गई है इस विषय पर। तो इसके बारे में मैंने जो सेंद्रिय खेती का प्लांट है मेरे यहाँ, केंचुए खेती का, उसके बारे में मुझे जो समस्याएं आती है, उसके तहत मेरे मन में एक विचार आया कि सेंद्रिय खेती का ज्यादा प्रचार प्रसार हेतु कल इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है। मेरे मन का एक विचार यहाँ साझा करना चाहती हूँ। केंचुए की खेती के लिए ये एक छोटे रूप में बैग या किसी रूप में निर्माण हो जाए तो लोगों को ऐसा चाहिए। लोग बहुत इच्छुक है करने के लिए, लेकिन क्या होता है, शहरों आदि में जगह के कारण लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक छोटा सा बैग हो, पॉलीथीन की बैग या किसी भी रूप में निर्माण हो जाए तो इसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह हो जाएगा, ऐसा मेरे मन में आया। इसके कारण बहुत है। हमारे यहाँ तो इस केंचुए प्लांट के बहुत शत्रु होते हैं, जैसे कि चूहे, घूस, चींटी आदि प्राणी इसको धस नस करते हैं। तो बंदर रूप में ये मिल जाए तो बहुत ज़्यादा सेंद्रिय खेती का प्रसार होगा, बढ़ावा होगा। लोगों को ये चाहिए, लेकिन कहाँ जगह का इसके कारण ये है कि कहाँ जगह का प्रॉब्लम है। शहर में तो लोग करना चाहते हैं लेकिन जगह नहीं होती है। कहाँ केंचुए के शत्रु बहुत ज़्यादा है। मैं तो खुद केंचुए का खाद निर्माण करते करते आने वाले अनेक समस्याओं का सामना करते करते ये बिंदु मेरे मन में आए। तो मुझे लगा कि ये विचार हमारे सदन में रखे, क्योंकि हमारा तो विचार है कि सेंद्रिय खेती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करना, प्रचारित करना। शिविरों में भी लोग बहुत तैयार होते हैं कि हमें ये करना है, हमें केंचुए दे दो। मैं केंचुए देने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन ये जो निर्माण है, ये छोटा छोटा सा बैग हो, पॉलीथीन की या टंकी हो, कुछ भी निर्माण हो तो बहुत अच्छा होगा। ये जी धन्यवाद आदरणीय प्रणाली मराठी बहन जी। ओम। आपने केंचुआ, ओम। हाँ बोलिए रंजना जी। मेरे मन में बार बार आता है, तो इसलिए मैंने जी जी आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार जी को सादर आमंत्रित हैं। आप आए, अपनी सुझाव दें। ओम, सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में जो योगाहार प्रोग्राम में योग शिक्षक हैं उनका आभार, और भारत भूषण त्यागी जी जो अपने अनुभव को साझा कर रहे थे, वो बहुत ही अनुकरणीय अनुभव हैं उनके, लेकिन किसी तरह से उनका जो नेटवर्क की वजह से जो बाधा हुई है वो पूरा हम लोग नहीं सुन पाए हैं। लेकिन मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब जैविक खेती के प्रमाणीकरण का कार्य शुरू करने की कोशिश की थी, उस समय सबसे पहले मैं और हमारे एक कृषक ट्रेनर के साथ में मैंने इनके फार्म पे विजिट किया था। इनके कार्य प्रणाली को देख के सीखने की कोशिश की थी, और इनका फार्म और इनका सेंटर जो इन्होंने बनाया है, एक कृषक होते हुए बहुत ही अच्छी तरह का इनका प्रयास है। इन्होंने अपने खेत को पूरी तरह से ट्रेनिंग सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है। और देखिए, इनको अवार्ड तो अभी 2 साल पहले ही मिला है, लेकिन इनके प्रयास जो हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, ग्रेजुएशन के बाद से ही शुरू हो गए थे। तो इनके अवार्ड के पीछे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत है, जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन मिला है। इसी तरह से सभी किसान भाई अगर एक ईमानदार निष्ठा से अपना कार्य करते रहेंगे, अवश्य उनको सफलता मिलेगी। दूसरा, मैं एक थॉट आज रखना चाहता हूँ। जो वर्मी कंपोस्ट का विषय चलता रहता है,
वर्मी कंपोस्ट जो हम लोग बनाते हैं ये 2 ऐसी प्रजातियों से बनाते हैं, आइसिनिया फोएटिडा और एक और वैरायटी है जिसका इमीडिएटली मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। ये जो स्पीसीज हैं दोनों, ये खेत में जीवित नहीं रह पाती हैं। खेत का जो लंबे वाला केंचुआ होता है वो अलग प्रजाति का होता है। क्या हम उस प्रजाति को उनकी संख्या को अगर हम खेत में इन सीटू बढ़ा सकते हैं क्या? इस पे कुछ कार्य किया जा सकता है क्या? क्योंकि जो प्राकृतिक केंचुआ है, जो खेतों के अंदर केंचुआ है, ये 1.5 से 2 मीटर की गहराई तक जमीन के अंदर में जाता है, मिट्टी खाता है, वापस ले आता है ऊपर। तो इससे जो पोरोसिटी बढ़ती है खेत में वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। वो कितना भी महंगा हल आप यूज कर लीजिए, कितनी भी ज्यादा पावर लगा के वाला ट्रैक्टर ले लीजिए, वो काम मशीन नहीं कर सकती जो काम वो एक साधारण केंचुआ कर सकता है। लेकिन हमें उस तरह का कार्य अब करने की जरूरत है कि किस तरह से हम जो प्राकृतिक केंचुआ है, खेतों में पाया जाने वाला केंचुआ है, क्या हम उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं इन सीटू? और अगर हम उनकी संख्या को खेत के अंदर ही बढ़ा दें और जो जैव उत्पाद होते हैं, जो जो एक्स्ट्रा बचते हैं, पराली हो गया है, जो भी खाद अगर हम डालते हैं उसका सही तरह से खेत के अंदर ही डिस्पोजेबल वो प्राकृतिक केंचुआ कर सकता है। और बहुत सारी हमारी प्रक्रियाएं जो हम आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं उनका कार्य वो केंचुआ खुद कर सकता है। और जमीन की पोरोसिटी बढ़ेगी, जमीन की पोरोसिटी बढ़ेगी तो उसके अंदर में पानी ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर जाएगा, ये मेरा मानना है। लेकिन इसको कैसे करें, कब करें, ये कैसे हो सकता है, ये एक चर्चा का विषय है। और इसमें जो हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि वो केंचुआ किस तरह से अलग तरह का होता है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पे अगर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे वैज्ञानिक भी जुड़ते रहते हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि खेती में या प्राकृतिक खेती में या जैविक खेती में हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। बहुत सुंदर सर, आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार जी, आज आपने आंखें खोल दी हम लोगों की। सभी किसान भाई और हमारे सम्मानित वैज्ञानिक गण जुड़े हुए हैं, युग साधक और कृषि के प्रेमी जुड़े हुए हैं। आज खेत का केंचुआ हम कैसे बढ़ाएं, हम वर्मी कंपोस्ट और केंचुआ बनाने की बात करते हैं, और अगर खेत का केंचुआ हम बढ़ा सकें और वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, बहुत हमारे सदन में उपस्थित हैं, अपने अपने अनुभव के अनुसार अपनी बात जो मन में हो वो बताने का कष्ट जरूर करें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो वाकई में कृषि यंत्र नहीं कर पाते हैं वो केंचुआ करके दिखाता है। दी आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर जी। जी आदरणीय, ये खेत के केंचुआ बढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि दिनों दिन खेत पर केंचुओं की संख्या बढ़ रही है और उसमें बहुत ज्यादा कुछ अपन को नहीं करना पड़ता। जो अपनी फसल अवशेष है उनको खेत में ही रखना है। दूसरा, जगह जगह अपने ये गोबर का घोल, छाछ, मतलब छाछ में गोबर मिक्स करके जगह जगह गड्ढे बना के मैंने डाला, तो उसमें देखा कि केंचुओं की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये मेरा अनुभव है इस पर। और अपन तैयार कर उसको किसान थोड़ा अपने दिमाग से निकाल दे जी। और बताइए। क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा है, उसकी जगह घनजीव अमृत तैयार करें, एक तो वो 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाता है बनकर, और उसके रिजल्ट इससे अच्छे हैं वर्मी कंपोस्ट से। जी जी, बहुत सुंदर राजेश जी। और जी। हमारे बीच में आदरणीय जी, और कोई सुझाव? आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी सादर आमंत्रित थे। नर्मदे हर सदन को नमस्कार।
जी सादर। हर मेरी आवाज आ रही है? हेलो ओम। हाँ, मैं अभी तक जो मेरा जी आ अनुभव रही रहा नहीं। है जिसमें हम लोग मैं टीसीबीटी कर रहा हूँ और कम्युनिटी फार्मिंग में विश्वास करता हूँ। तो मेरा अभी तक मानना है कि यदि हम जो अभी तक केमिकल खेतों में यूज किए हैं उसके बाउंड को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जो डीएपी और यूरिया हमने भर भर के डाली है, पहले उसको तोड़ने के लिए हमें फिटकरी और अग्निहोत्र भस्म यूज करने के बाद वो बाउंड टूट जाता है और जो भी उसके अवशेष बचते हैं उससे हमें एक अच्छी उत्पादन मिलती है। साथ साथ वो नेचर के साथ डिसॉल्व हो जाता है यूरिया और डीएपी के बाउंड्स को। उसके बाद यदि फसल गुट्टी बोलते हैं, फसल गुट्टी में कुछ भी नहीं है, खली है, सरसों की खली कह लीजिए या तिल की खली कह लीजिए या फिर नीम की खली कह लीजिए। उसको डिकम्पोज करके यदि हम खेतों में डालते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा चूना मिला के, तो केचुए आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक और है अन्य द्रव्य रसायन। उसमें क्या करते हैं, 2 किलो चावल लेते हैं, उसको पकाते हैं और उसके साथ आधा किलो गुड़ ले करके उसको अच्छी तरह मिक्स करके मिट्टी के मटके में जमीन में गाड़ देते हैं और 7 दिन उसको फर्मेंटेट करके फिर उसको 200 लीटर पानी में डाल करके और उनको 2 किलो गुड़ के साथ जमीन में चलाएंगे तो व्हाइट सूट तो बढ़ते हैं, केचुए भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये मेरा अभी तक का प्रत्यक्ष अनुभव रहा है, विशेष रूप से केले की खेती में, धान की खेती में जिसमें पानी बहुतायत लगता है, गन्ने की खेती में। तो इस ढंग से अभी ये मैंने अनुभव किया है और ये मैं शेयर करना चाहता था। ओम, धन्यवाद। जी जी बहुत ओम सुंदर आदरणीय। आपने ये कितने दिन तक आपको जमीन में गाड़ के रखना है? 7 दिन मैं तक। आदरणीय अजीत जी 7 दिन मटके को 7 दिन तक गाड़ के रखना है। 7 उसके ऊपर ढक्कन से मिट्टी की लेप लगा करके उसको टाइट कर देनी। चलिए आदरणीय एक बहुत बार सुंदर, फिर से आपने बोलिए, अपना सुझाव दिया। एक बार फिर से बोल उसको दीजिएगा। रिकॉर्डिंग है वैसे, पुनः बता दें अजीत कुमार जी एक बार। जी अन्य जी आदरणीय अजीत जी कुमार जी 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 सर, जी सर, पुनः रिपीट कर दें। पुनः बता दीजिए, हाँ, रिपीट कर अन्य द्रव्य दीजिए। रसायन है। सबके घर में चावल रहता है, चावल 2 किलो लीजिए और उसकी भात बना लीजिए। पहले भात जब ठंडा हो जाए तो उसमें आधा किलो गुड़ लेकर के अच्छे से मिक्स कीजिए, बहुत अच्छे से, और उसको एक मिट्टी के मटके में लेकर के और मिट्टी के ही पात्र का ढक्कन हो उससे उसको उसके ऊपर लगा करके और उसके ऊपर गीली मिट्टी का लेप लगा दीजिए ताकि वो एयर टाइट बंद हो जाए और उसको 3/4 मिट्टी में गाड़ दीजिए। हालांकि अभी बरसात का मौसम है, थोड़ी सी परेशानियां आएंगी और वो 7 दिन वहां छोड़ दीजिए। 7 दिन के बाद देखेंगे कि उसमें काफी सारे ऐसे फंगल जैसे दिखाई देंगे आपको। बेसिकली वो बैक्टीरियाज हैं जो चावल से तैयार होते हैं। अभी हम लोग जो संतोष चौहान जी की जो बैक्टीरियाज के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, ये उसी टाइप के बैक्टीरिया हैं जो चावल के द्वारा तैयार होते हैं। अब इसको, जो बैक्टीरिया तैयार हुआ, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए क्या करते हैं, 200 लीटर के ड्रम में जो हमारा 2 किलो चावल का जो भात था वो अप्रोक्सीमेट 6 से 8 किलो बन जाता है पकने के बाद। उसको लेके 200 लीटर के ड्रम में डाल करके 2 किलो गुड़ के साथ फिर 4 दिन फर्मेंटेट होने दीजिए और फिर उसको खेतों में सिंचाई के द्वारा दीजिए। उसके अद्भुत परिणाम आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। विशेष रूप से गन्ना, केला, प्याज, इस कंद वर्गीय चीजों पे बहुत अच्छी रिजल्ट आ रही है और केचुए भी बड़ी तेजी से आ रहे हैं इससे। अजीत कुमार जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सादर आमंत्रित थे। जी आदरणीय, बहुत सुंदर चर्चा आदरणीय चल दिनेश रही जी। है क्या? और जी आदरणीय, सादर नमन। मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो तो चर्चा बड़ी सुंदर चल रही है। और हाँ, चर्चा का प्रथम भाग में सुन नहीं पाया, आदरणीय त्यागी जी को सुन नहीं पाया।
और जो रिकॉर्डिंग है उसके माध्यम से हम उन्हें सुन पाएंगे। बहुत बार त्यागी जी इस कार्यक्रम के बारे में उन्हें जानकारी रही है और उन्होंने अच्छा बताया होगा, क्योंकि वो एक कुशाग्र किसान रहे हैं और कुशाग्र किसान हैं। जहाँ तक आदरणीय हमारे डॉक्टर ऋषि कुमार जी ने बताया है कि जो हमारे देसी केंचुए कैसे बढ़े, तो मेरा इसमें अनुभव ये रहा है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कि जहाँ हमने जो ऊपर से जो रसायनों का प्रयोग कम किया है, जहर नहीं उड़ेला है, वहाँ हमारे केंचुए वापस आए हैं। अभी मैं रुद्रप्रयाग के कुछ गांवों से वापस आया हूँ और कुछ कुछ जगह तो नहीं जा पाए, लेकिन मैं जब अगस्त मुनि में, तिलवाड़ा में और रुद्रप्रयाग में किसानों के साथ ऐसे ही छुटपुट चर्चा कर रहा था जब बारिश आ रही थी, तो लोगों ने बताया कि केंचुए इतने बढ़ गए हैं कि वो खेतों से घरों में आ रहे हैं। और 3-4 साल पहले या 4-5 साल पहले जब लोग वहां पे अपने फसलों को बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए जो जहर उड़ेलते थे, तो तब केंचुए नहीं दिखते थे। लेकिन जब से उन्होंने ये जहर छिड़कना बंद किया है, तो केंचुए बहुत बड़े पैमाने पर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार भी केंचुओं को बढ़ाने के लिए केंचुआ पिट वगैरह वगैरह दे रहे हैं, सामग्री दे रही है। लेकिन जो भूमिगत जो हमारे केंचुए हैं, हमारे जो देसी केंचुए हैं, अगर हम जहर का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे अजीत सर ने बताया है वो बहुत अच्छी विधि है केंचुओं को आगे बढ़ाने की। लेकिन जब मैं विनय कुमार सर को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अपने बीज होंगे तो हमें बाहर के बीज, दुकान के बीज नहीं लेने पड़ेंगे, और दुकान के बीजों को रसायनों से, जहरों से बचाने के लिए कोई युक्ति नहीं करनी पड़ेगी। और साथ में ऊपर से अगर हम जहर नहीं उड़ेलते हैं तो हमारे केंचुए हमारी मिट्टी के अहम भाग हैं और ये बढ़ जाते हैं, खूब बढ़ते हैं। उधर सिक्किम के भी कुछ किसान साथी कह रहे थे कि उनके यहाँ केंचुए इतने ज्यादा हैं जो इनकी यानी एक खेत से दूसरे खेत में जाते हुए एक जैसे सेना जाती है वैसे दिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम जहरीले रसायनों को नहीं उड़ेलते हैं तो हमारे केंचुए हमारे साथ होते हैं। और यही पोरी का भी अभियान है कि हमारी मिट्टी स्वस्थ हो। यही आहार, जैविक आहार की जो बात करते हैं, योग आहार की भी बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। जी धन्यवाद। बहुत दिनों में आप आए हैं, आप जुड़े रहिएगा। आदरणीय दिनेश जी। आदरणीय मेनपाल जी, सादर आमंत्रित हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आवाज पहुंच रही हो तो आदरणीय मेनपाल जी। आदरणीय अजीत कुमार जी पुनः कुछ बताना चाहते हैं? जी हाँ, सॉरी, एक चीज बताना मैं भूल गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जो ये केचुए डेवलप होते हैं, जो उसको एंडोजेनिक कहते हैं, जो सफेद रंग के होते हैं और जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, प्राकृतिक केचुए हैं जो हमारे खेतों में पैदा होते हैं। हमें इनफैक्ट इंडोजेनिक केचुए से ही खेती करते थे हमारे पूर्वज, और उनकी ही कैपेसिटी है कि वो कम से कम 6 से 8 फीट नीचे जमीन पर जाते हैं और वो आते हैं। तो ये इंडोजेनिक केचुए ही हमें चाहिए। ये जो विदेशी केचुए और ये जो वर्मी कंपोस्ट के ऊपर जो ये सब चीजें हो रही है, उनमें हैवी मेटल्स की मात्रा पाई जाती है। जो 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 इनसे खाद बनती है उसमें लेड और की मात्रा ज्यादा रहती है, ये पाया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग अपने खेत के अवशेष और अपने घर में बनाए हुए प्रयोग हैं, उससे देसी केचुए हमारे खेतों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, यदि हम खाद और विषैले दवाइयों का इस्तेमाल ना करें तो। धन्यवाद। सर जी, मैं मेरे को पूछना था, जैसे आपने बताया 200 लीटर के ड्रम में। आज आपकी नहीं आ रही है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं। ये आपने बना तो लिया, लेकिन इसको अप्लाई आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, थोड़ा जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। पहले चावल 2 किलो लेना है, उसको पकानी है, हमें अच्छा पकाना है ताकि वो
जैसे नॉर्मल खाते समय हम यूज करते हैं वैसा पक जाए पूरी तरह से। ठंडे होने के बाद उसमें आधा किलो गुड़ मिला लेना है। गुड़ मिला करके उसको मिट्टी के पात्र में डाल करके, मिट्टी के घड़े में, और किसी पेड़ के छाए में, जो मीठा फल का पेड़ हो उसके छाए में गाड़ देना है, और उसके ढक्कन को लगा के उसके ऊपर मिट्टी से उसको बंद कर देनी। ये एक स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज है 7 दिन बाद उस मटके को निकालिए और उसमें से चावल निकाल करके 200 लीटर के ड्रम में डालिए, उसमें 2 किलो गुड़ डालिए और 200 लीटर पानी, और उसको 4 दिन या 3 दिन फर्मेंटेट होने दीजिए। फर्मेंटेट होने के बाद फिर अपने खेतों में डाल दीजिए। तो इसका केला पर, इसका गन्ने के ऊपर, धान के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और इससे केचुए बहुत तेजी से आ रहे हैं खेतों में। कोई सवाल है प्लीज? सर इसका छिड़काव करना है या फिर ऐसे गड्ढे करके जगह जगह डाल देना है? जी हाँ, इसको गड्ढे करके जगह जगह डाल दीजिए। गड्ढे करके जगह जगह डाल देना है ना, सफेद और जड़। गड्ढा कितना गहरा करना है सर? नहीं, गड्ढा नहीं करना है, नालियों में चला देनी है, अपने खेतों के नालियों में। यदि आपके पास में फ्लड इरिगेशन है तो नॉर्मल खेत में बहा दीजिए, और यदि आप से चलाते हैं तो इसको छानना पड़ेगा, क्योंकि जी 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 इससे फिर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और इसमें खर्चा बहुत कम है। कम है। जी जी सर, जैसे नया धन्यवाद। फसल हो ना, जैसे हम कोई फसल लगाते हैं, नया पौधा, जैसे हमने भिंडी लगाई, गोभी लगाई, या गन्ने लगाए, या फिर क्या बोले, केले लगाए, तो उसके रूट को वो पूरा तेजी से विकास करता है उसका। और इसके साथ साथ वहां पे केचुए आ जाते हैं, क्योंकि हम जो चीजें डाले हैं उत्पाद वो नेचुरल है। पूरा धान, चावल जो है, भात है, हमारा नेचुरल उत्पाद है। और उसके साथ आप आच्छादन कर दें तो और अच्छा, क्योंकि केचुए दिन के रोशनी के बजाय रात के टाइम पे वो ज्यादा काम करते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आदरणीय अजीत कुमार जी। और सदन में लगभग सभी का हेलो सवाल और समाधान में लगभग और हेलो सुझाव आ गए हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। और आज जी अब आवाज आ रही सर मेरी? जी मुनीलाल मेनका जी, सदन में आवाज आ रही है मेरी जी? आ रही भैया, आ रही, ओम सदन को आ रही है प्रणाम। आपकी आवाज। जी 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 जी। ओम सदन को प्रणाम। बहुत ही अच्छी जो चर्चा चल रही है, जो चिंतन भी चला, फिर चर्चा, और जो बीज है सुन रहा था मैं, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। और जो केंचुआ पे जिक्र हो रहा था, और डॉक्टर विनय कुमार जी ने जो बीज पे भी बात की, बहुत ही अच्छी बात की। तो मैं शुरू में मैं खेती करने लगा तो मुझे भी कई कंपनी वाले आए, भाई हम आपको केंचुआ दे देंगे, आप केंचुआ खेत में डालो और वो करेगा। तो मुझे पहले से ही मैं सुनता आ रहा था कि जो ये विदेशी केंचुआ है ये हमारी जमीन में नहीं टिक पाता। तो मैं उनको बोला भी मैं ये केंचुआ नहीं डालूंगा, हमारा तो देसी ही हम केंचुआ तैयार करेंगे जो हमारे लाइफ टाइम लग चलेगा, और अपनी वो 1 साल के अंदर 1 लाख बच्चे पैदा करता है केंचुआ, जो अपनी प्रजाति को बढ़ाता है। और हमने जीवामृत डाला, और बाद में हमने घन जीवामृत तैयार किया है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और बाद में हमने जो गो कृपा मर्तन भी हमने तैयार किया है, उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जो फील्ड इरिगेशन में हम आसानी से चल जाता है। जो जीवामृत हमारा वो नहीं चलता था। फिर हमने जो खुला पानी देते थे उसके साथ तो हम जीवामृत बहाते थे, और ड्रिप इरिगेशन के साथ हम गो कृपा अमृतम चलाते हैं, और छिड़काव भी इसका करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और विनय कुमार जी जो बीज पे बात कर रहे थे, हर किसान जो भी बीज तब तक तैयार नहीं करेगा तब तक उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और अच्छा उत्पादन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीज पे ही सब निर्भर है। अगर बीज नकली आ गया, किसान मेहनत करेगा, उसको बोएगा, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, उसका उत्पादन बढ़िया नहीं मिलेगा, तो वो वहीं पर मार खा जाता है। इसलिए अपना देसी बीज खुद तैयार करें।
और उसको लगाएं। अगर बीज दुकान से अगर वो मार्केट से लेके आता है, उसको गौमूत्र से 5-7 बार वो धोएगा, फिर उसका वो जो केमिकल लगा हुआ है वो उतरेगा। और कई सॉफ्ट बीज होता है, उसको ज्यादा मसलने से वो उसका कवर छिलका उतर जाता है, वो बीज कोई काम का नहीं होता। अपना बीज खुद तैयार करें और उसको उपचारित करके ही लगाएं बीजामृत से। बिना उपचारित करके बीज को कभी भी मत लगाएं, ये मेरा निवेदन है सदन से। और अपना बीज, कई बार किसान क्या सोचता है, बीज भाई तैयार नहीं होता, इसमें मेहनत है। मेहनत ज्यादा नहीं है, अपने पौधे का चुनाव कीजिए, अच्छा पौधा का चुनाव कीजिए और उसका बीज निकाल के पूरा